नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की पॉलिटिकल चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। हम इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। हम इनको पार्ट वाइज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और सरलता से समझ में आए। तो चलो दोस्तों, और आपका ऐसा भी लगे हाँ भाई हम बोर नहीं हो रहे और समझ में भी अच्छे से है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलो दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो गया था और यहाँ से हम शुरू करते। चुनाव अभियान। चुनावों का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभा में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं, पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। आइए विभिन्न चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामास्वामी ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाताओं को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचित क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना, अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों
उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन के एक बार दबा पर देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के लिए चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका यह देखना है कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका की सामान्य आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तभी मुख्य निर्वाचन आयोग को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मान्य होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव न था।
इन सुर्खियों को ध्यान से पढ़िए और पहचाने कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। चलो पढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी। चुनाव आयोग का एक और गुजरात दौरा, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे। चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नज़र। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस के प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार। चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्र पर फिर से वोट डालने का आदेश। राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार हो चुनाव आयोग। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं चुनाव आयोग। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत। जो पिंक कलर है वो ब्रिटेन है और ब्लू कलर भारत है। उन्नीस सौ 2015। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर, कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना। ये देखो भारत और ये अमेरिका। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फ़र्क पड़ता है? जो देखो ब्लू कलर में दिखा रहा है 67% फ़र्क पड़ता है। रेड में दिखा रहा है 18% फ़र्क नहीं पड़ता और येलो में पता नहीं 15%। संयुक्त राष्ट्र चुनाव अध्ययन 2004 CSDS। चुनाव नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कर देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी हैं। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत है आम बात। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के
थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगे। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंध वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियाँ और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? चुनावी धांधली। चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी या फरेब, इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों को वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना, मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल हैं। निर्वाचन क्षेत्र। एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता। चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। तो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? क्या चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं? क्या लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं? चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा गैर। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गैर आंसर होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? कै भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। कै भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। गै भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। गै भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और बाकी इसके कारण हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में मेल ढूंढे। क्या समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। ठीक है, क्या देखते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि
हर एक को अलग प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। ग सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन। इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाई और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाए। इनमें से कुछ मामले हैं, तो आपने बता सकते जैसे मतदाता सूची बनाना, चुनाव प्रक्रिया घोषणा करना, नामांकन दाखिल करना, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान, मतदान और पुनर्मतदान के आदेश, वोटों की गिनती, चुनाव नतीजों की घोषणा। ठीक है, तो ये हम घोषणा पत्र की मतलब चुनाव संबंधी गतिविधि की सूची बना सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाले अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्या है? चुनाव प्रचार। एक प्रभारी अधिकारी के रूप में सुरेखा को चाहिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करे कि कोई भी उम्मीदवार अथवा अन्य व्यक्ति मतदाता को बहका अथवा धमका नहीं रहा है अथवा उन्हें किसी का लालच देकर अपने समर्थन में नहीं कर रहा है। ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा धर्म अथवा जाति के नाम मतदाताओं से समर्थन तो नहीं मांगा जा रहा है। सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। क्या ये लोग तय सीमा में चुनाव अभियान के दौरान खर्च कर रहे हैं? ठीक है, खैर देखते हैं मतदान के दिन। सुरेखा को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि मतदाता को किसी भी तरह से वोट डालने से रोका तो नहीं जा रहा, किसी तरह की धांधली तो नहीं की जा रही, उसे मतपेटियां छीनने, जबरन बूथ पर कब्जा करने आदि जैसी चीज़ों की रिपोर्ट तुरंत आयोग को करनी चाहिए। ठीक है, मतगणना के दिन मतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष गणना के लिए उसे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। उसे पार्टियों के समर्थकों द्वारा की जाने वाली किसी भी संभावित घटना के लिए सतर्क रहना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उम्मीदवारों के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वह विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव के विजयी उम्मीदवारों के अमेरिकी समाज के विभिन्न सामुदायिक सदस्यों को क्या अनुपात था, ये किस अनुपात में जीते, जिसकी तुलना में अमेरिकी समाज में इन समुदाय की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? तो हम देखते हैं। तो हम इसका आंसर बता सकते हैं कि हाँ, अमेरिकी कांग्रेस में आरक्षण की पद्धति लागू की जानी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधि सभा में बराबर का प्रतिनिधि उनकी आबादी के अनुपात में मिलना संभव हो सकेगा। आबादी में काले लोगों तथा हिस्पैनिक का कुल प्रतिशत हिस्सा 26% होने के बावजूद कांग्रेस में केवल उन्हें 13% अर्थात अपनी आबादी के अनुपात में आधा प्रतिनिधित्व प्राप्त, जबकि गोरे लोगों को उनकी आबादी में से भी 16% अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। तो जैसे हम बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे फर्स्ट है क्या, भारतीय चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। नहीं, क्योंकि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के चुनाव आयोग को पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं। चुनाव संबंधी सरकार किसी भी सलाह को मानने के लिए आयोग बाध्य नहीं है। आयोग सत्ताधारी पार्टी को सरकारी मशीनरियों के दुरुपयोग को रोक सकता है। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इनका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को या दलों को सजा देता है। चुनावी ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, न कि सरकार के अधीन।
ठीक है। खैर है, हमारे देश के चुनाव में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी होती है। हाँ, यह सच है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सूचक है। यदि चुनाव धांधली होती तो मतदाताओं की संख्या निरंतर घटती जाती, जबकि भारत में मतदान का प्रतिशत पहले से बढ़ता गया है। यह कह रहा है सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। नहीं, शासक दल के लिए चुनाव जीतना अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि मतदाता चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं किए जाने के कारण प्राय उनसे नाराज ही रहते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं। अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। हाँ, चुनाव को पूर्ण स्वतंत्र निष्पक्ष बनाने के लिए वर्तमान में सुधार की आवश्यकता बढ़ गई है। चुनाव के दौरान अधिकतम मात्रा में धन का दुरुपयोग होने लगा है। उम्मीदवार के रूप में अपराधी पृष्ठभूमि के लोग चुनाव में भाग लेते हैं तथा वे अपनी ताकत से जनता को प्रभावित करने लगते हैं। चुनाव आयोग को चुनाव में धन के दुरुपयोग रोकना चाहिए तथा उसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मारने का दोषी माना गया था। लोगों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या ये फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। न्यायालय का यह निर्णय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं माना जाता। आयोग के निर्देशानुसार गंभीर आपराधिक मामले जिन व्यक्तियों पर साबित हुए उन्हें वह चुनाव लड़ने से वंचित कर सकता है। पहले को दहेज के जुर्म में सजा मिली थी और दूसरे ने संवैधानिक प्रावधान के तहत छुआछूत के व्यवहार का एक दंडनीय अपराध किया था। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनाव गड़बड़ियाँ की कुछ रिपोर्ट दी गई हैं। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनाव में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? क्या नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। हाँ, ये देश भारतीय मतगणना पद्धति से सीख ले सकता है। हमारे यहाँ मतगणना के समय चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षक मौजूद होते हैं तथा उनके सामने मतों की गणना की जाती है। इतना ही नहीं, किसी भी तरह का संदेह होने पर पुनः मतगणना की भी व्यवस्था है। ठीक है, खैर देखो, फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराब हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। हाँ, फिजी के लोग भारतीय चुनाव पद्धति से सीख ले सकते हैं कि इस तरह की धमकियों से निपटने के लिए संवैधानिक तथा विधिक प्रावधान होने चाहिए तथा ऐसी शक्तिशाली एजेंसी होनी चाहिए जो तत्काल दंडात्मक कार्रवाई कर सके। यह प्रावधान होना चाहिए कि जो कोई दल या उम्मीदवार इस तरह के कार्यों में लिप्त पाया जाएगा उसको चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाएगा। ठीक है, गए अमेरिका के हर प्रांत में मतदान मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियाँ हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए, पर उनके फैसले कोई भी नहीं बदल सका। अमेरिका भारतीय चुनाव पद्धति से सीख ले सकता है। यहाँ चुनाव में आयोजन के लिए एकीकृत व्यवस्था है जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के रूप में काम करते हैं। इसके नियम और आदेश संपूर्ण देश में समान रूप से लागू होते हैं। यह संस्था स्वतंत्र और सरकारी प्रभाव से मुक्त है। यह चुनाव के दौरान सरकार के फैसलों पर रोक लगा सकती है यदि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में न हो। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। क्या चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। चुनाव की घोषणा के बाद मंत्री द्वारा दी गई यह घोषणा जनमत को प्रभावित करने वाला कदम है जो निष्पक्ष चुनाव में बाधक है। यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। ठीक है,
है, विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। यह निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने बाधक है। इससे उन पार्टियों को जनता तक अपनी बात पहुंचाने का समान अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मतदान में के प्रभावित होने की आशंका है। आयोग को चाहिए कि वह अविलंब इसकी जांच करवाए तथा सही पाए जाने पर उन पार्टियों को भी दूरदर्शन तथा रेडियो तक पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करने की व्यवस्था करे। ठीक है। चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले हैं। इस तरह से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव बाधित होगा, क्योंकि ये सभी वोटर किसी पार्टी के पक्ष में मत करेंगे। चुनाव आयोग इस मतदाता सूची को खारिज करे तथा सही मतदान सूची तैयार करने का आदेश जारी करे। इस कार्य में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने के आदेश जारी किया जाए। एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टी के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। राजनीति के इस आपराधिक से स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना कम हो जाएगी। इनके डर से चुनाव में भाग लेने के लिए आगे नहीं आएंगे। ठीक है। ग्यारहवां क्वेश्चन, जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों से क्या गड़बड़ी है? औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। तो वोट के अधिकार का संबंध इस बात से बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति अपने उस अधिकार का किस तरह प्रयोग करता है। हाँ, महिलाओं को उनके वोट का महत्व अवश्य बतलाया जाना चाहिए। लैंगिक पक्ष विचार किए बिना प्रत्येक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए। यह सच है कि पार्टी राजनीति समाज में तनाव पैदा करती है, किंतु चुनाव में प्राय सहमति की संभावना नगण्य है, क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार विजयी होना चाहता है तथा इस मुद्दे पर सहमति बनने की कोई संभावना ही नहीं है। अतः स्वस्थ प्रतियोगिता के चुनाव बेहतर विकल्प है। ठीक है। सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए? नहीं, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है, खासकर हमारे देश में जहाँ अशिक्षा बहुत अधिक है। अतः ऐसा करने से अशिक्षित या कम शिक्षित लोगों के मतदान के अधिकार का हनन होगा। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, साथ में क्वेश्चन आंसर भी सोल्व किए। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।